नमस्ते। भारत में खबरें लगातार जारी हैं और देखिए इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पोलैंड ने अपने सभी मिग-29 विमान यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के रास्ते ये विमान यूक्रेन तक पहुंचाए जाने को तैयार हैं। पोलैंड के पास इस वक्त 23 मिग-29 विमान हैं और बदले में पोलैंड ने F-16 विमान दिए जाने की मांग की है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पोलैंड ने साफ कहा है कि वो या नेटो युद्ध का हिस्सा नहीं है और इसलिए वो अमेरिका को विमान देने की पेशकश कर रहा है। ऐसे सीधे यूक्रेन को विमान वो नहीं देगा। ये बड़ी जानकारी क्योंकि लगातार यूक्रेन बाकी देशों से मदद मांग रहा है इस युद्ध के दौरान। और ऐसे में बड़ी खबर ये कि पोलैंड अब अमेरिका के जरिए F-29 विमान, माफ कीजिएगा, मिग-29 विमान वो यूक्रेन को देने को तैयार है, लेकिन बदले में F-16 विमान की मांग भी रखी गई। नमस्ते। भारत में खबरें लगातार जारी हैं और देखिए इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध के बीच एक बड़ी खबर आ रही है। पोलैंड ने अपने सभी मिग-29 विमान यूक्रेन को देने का ऐलान कर दिया है। अमेरिका के रास्ते ये विमान यूक्रेन तक पहुंचाए जाने को तैयार हैं। पोलैंड के पास इस वक्त 23 मिग-29 विमान हैं और बदले में पोलैंड ने F-16 विमान दिए जाने की मांग की है। ये बड़ा अपडेट इस वक्त हम आपको दे रहे हैं। पोलैंड ने साफ कहा है कि वो या नेटो युद्ध का हिस्सा नहीं है और इसलिए वो अमेरिका को विमान देने की पेशकश कर रहा है। ऐसे सीधे यूक्रेन को विमान वो नहीं देगा। ये बड़ी जानकारी क्योंकि लगातार यूक्रेन बाकी देशों से मदद मांग रहा है इस युद्ध के दौरान। और ऐसे में बड़ी खबर ये कि पोलैंड अब अमेरिका के जरिए F-29 विमान, माफ कीजिएगा, मिग-29 विमान वो यूक्रेन को देने को तैयार है, लेकिन बदले में F-16 विमान की मांग भी रखी गई है। और आइए आपको सुनाते हैं कि इस बारे में पोलैंड के प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। We were always emphasizing that Poland is not party to this war and NATO is not party to this war. This is why any decisions of delivering offensive weapon has to be taken by the entire NATO on a unanimous basis. And this is why we are ready to give all of our fleet of jet fighters to Ramstein, but we are not ready to make any moves on our own because, as I said, we are not party to this war. देखिए, पोलैंड के पास इस वक्त 23 मिग-29 विमान हैं और ये विमान रूस के बनाए हुए हैं, जिन्हें कभी अमेरिका को जवाब देने के लिए बनाया गया था। लेकिन पोलैंड के ये विमान इस वक्त जर्मनी के रेमेस्टियन एयरबेस पर खड़े हुए हैं। पोलैंड के पास 48 F-16 विमान भी हैं और ये विमान अमेरिका के बनाए हुए हैं। पोलैंड इस वक्त नेटो का देश है। पोलैंड चाहता है कि उसके पास रूस की जगह अमेरिकी विमानों का बेड़ा हो, इससे रूस पर उसकी निर्भरता कम हो जाएगी। और आपको ये भी बता दें, पोलैंड के कदम पर अमेरिका ने हैरानी जताई है। पोलैंड ने अपने सभी मिग-29 विमान अमेरिका को देने का फैसला लिया है। अमेरिका ने इसे नकार दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन में सेफ कॉरिडोर देने को तैयार हुआ रूस। 5 शहरों में सीज फायर का ऐलान। नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए सीज फायर का ऐलान किया गया है। ये बड़े शहर जहां पर सीज फायर का ऐलान किया है, बड़े शहर हैं कीव, सुमी, मारियोपोल, खार्कोव और चेर्निहिव में सीज फायर का ऐलान किया है। चेर्निगोव में, माफ कीजिएगा, सीज फायर का ऐलान किया गया है। 5 बड़े शहर है जिसमें कीव यानी कि राजधानी भी शामिल है, जहां पर सीज फायर का ऐलान किया गया है ताकि जो नागरिक निकलना चाहते हैं, बॉर्डर को छोड़कर दूसरी बॉर्डर को पार करना चाहते हैं, वो आसानी से ट्रैवल कर सके। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रात को रूस ने फिर से एयर स्ट्राइक किया। खार्किव जिले में यह हमला किया गया है। बलाक्लिया इलाके में ये एयर स्ट्राइक किया गया। रूस ने दिन में सीज फायर का ऐलान किया है, लेकिन रात में रूस लगातार हमले कर रहा है, जिसमें तोपखाने, मिसाइल्स और हवाई जहाज का इस्तेमाल किया जा रहा है। खार्किव में एक बार फिर एयर स्ट्राइक किया गया, हमला किया गया। दिन में तो सीज फायर है ताकि जो नागरिक हैं और भारतीय छात्र फंसे हुए हैं उनको आसानी हो सके निकलने में यूक्रेन से, लेकिन रात के समय लगातार सायरन बजते रहे। एयर स्ट्राइक किया गया जिसमें तोपखाने, मिसाइल्स और हवाई जहाज का इस्तेमाल इन हमलों में किया जा रहा है। देखिए, लगातार यूक्रेन से जुड़ा हर अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इस बीच मिस यूक्रेन वेरोनिका डिडुनसेंको बनी शरणार्थी। परिवार संग छोड़ा यूक्रेन, दुनिया से मांगी यूक्रेन के लिए मदद। ये बड़ी जानकारी मिल रही है। लगातार अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, मिस यूक्रेन है वेरोनिका डिडुसेंको, अब शरणार्थी बन गई हैं। जिस तरह के हालात यूक्रेन में बने, परिवार संग
वेरोनिका को यूक्रेन छोड़ना पड़ा और अब पूरी दुनिया से यूक्रेन के लिए मदद मांग रहे हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको दिखा रहे हैं। और अब आपके अपने सर्वश्रेष्ठ चैनल पर एक अहम खबर, बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें। अमेरिका खुफिया एजेंसी CIA ने रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर एक बड़ा दावा किया है। एजेंसी के अनुसार रूस नुकसान के बाद भी युद्ध जारी रख सकता है। ऐसे में अगले कुछ हफ्ते यूक्रेन के लिए भारी रह सकते हैं। आने वाले दिनों में रूस यूक्रेन पर हमले करने में तेजी ला सकता है। अभी भी देखिए हमले तेज होते जा रहे हैं, दिन में सीज फायर, लेकिन रात में लगातार हमले रूस कर रहा है। अमेरिकी एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि सैन्य और आर्थिक नुकसान के बाद भी पुतिन अपने कदमों से पीछे नहीं हटेंगे। ये सभी जानते हैं कि रूस को भी लगातार नुकसान हो रहा है आर्थिक मोर्चे पर भी, लेकिन उसके बाद भी रूस डटा रहेगा। I think Putin is determined to dominate and control Ukraine, to shape its orientation. This is a matter of deep personal conviction for him. He's been stewing in a combustible combination of grievance and ambition for many years. That personal conviction matters more than ever in the Russian system. He's created a system in which his own circle of advisors is narrower and narrower. COVID has made that even narrower. तो युद्ध के कारण खंडर होता जा रहा है कीव अब युद्ध क्षेत्र है। ऐसे में भगवान का दर शरणार्थी शिविर बन गया है। देखिए रिपोर्ट। में भगवान का मंदिर भी खौफ में नजर आता है। इस वक्त हम यूक्रेन की राजधानी कीव के इस इस्कॉन टेम्पल में हैं। हालांकि ये इस्कॉन टेम्पल इस समय कई लोगों का घर बना हुआ है, क्योंकि इस घर में लोगों ने शरण ले रखी है, इसी मंदिर में लोगों ने शरण ले रखी है। और यहाँ पर बहुत सारे भारतीय छात्र जब फंस गए थे, वो जाने का रास्ता ढूंढ रहे थे, तब उन लोगों के खाने पीने का इंतजाम, उन्हें शरण देने का इंतजाम इसी इस्कॉन टेम्पल में किया गया था। और अब भी यूक्रेन के कई नागरिक जो इस्कॉन संप्रदाय से जुड़े हुए हैं, इस्कॉन के मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, वो लोग यहाँ पे रहते हैं। उनके खाने पीने का इंतजाम, बाकी सारी व्यवस्थाएं यहाँ की जाती हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस मंदिर में अब मूर्तियां नहीं हैं, क्योंकि रूस के साथ चल रही लड़ाई के मद्देनजर मंदिर की सुरक्षा के कारणों से फिलहाल मूर्तियां यहां से हटा दी गई हैं, लेकिन पूजा का क्रम लगातार बरकरार है। भगवान का घर ही एक ऐसी जगह है जहां सबके लिए जगह है, और यही कारण है कि कीव के इस इस्कॉन मंदिर में फिलहाल न केवल यहाँ के जो अनुयायी हैं वो रह रहे हैं, बल्कि कई आस पड़ोस के लोग भी यहाँ आकर फिलहाल भोजन ग्रहण करते हैं, क्योंकि कीव में आसपास काफ़ी पाबंदियाँ हैं, शहर लगभग खाली सा हो चुका है। तो ऐसे में लोग यहाँ आके रह रहे हैं। यहाँ एक कम्युनिटी की तरह लोग रहते हैं, कीर्तन होता है यहाँ पर, और साथ ही ये सुरक्षित जगह भी है, क्योंकि सुरक्षा के हिसाब से भी यहाँ न केवल अच्छी पोस्ट बनाई गई हैं, बल्कि जो बेसमेंट है इसका, उसमें भी सुरक्षा के अच्छे इंतजाम किए गए हैं। और इसके मद्देनज़र बहुत सारे लोग जो यहाँ रह गए हैं, किन्हीं कारणों से यहाँ रहते हैं, या इस्कॉन के अनुयायी हैं, वो मंदिर को ही अपना घर समझकर फिलहाल इन दिनों यहीं रह रहे हैं। प्रसाद का वक्त है, इसलिए भगवान के घर से बिना प्रसाद लिए नहीं जाते, हम भी प्रसाद लेकर ही यहाँ से जाएंगे। कैमरामैन मुकेश के साथ प्रणय उपाध्याय, कीव, ABP न्यूज़। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिटेन की संसद को संबोधित किया। ज़ेलेंस्की ने कहा कि आखिरी दम तक वो अपनी आजादी के लिए लड़ेंगे। उनके भाषण के बाद ब्रिटिश सांसदों ने खड़े होकर ज़ेलेंस्की के लिए तालियां बजाई। Бути чи не бути? Ви добре знаєте, це шекспірівське питання. 13 днів тому це питання ще могло прозвучати про Україну. Але зараз вже ні. Очевидно, що бути. Очевидно, що бути вільними. І де, як не тут, нагадати вам слова, які Великобританія вже чула, і які знову актуальні. इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत ने यूक्रेन में फंसी एक पाकिस्तानी छात्रा की मदद की है। पाकिस्तानी छात्रा अस्मा शफीक का युद्ध क्षेत्र से रेस्क्यू किया गया है। अस्मा यूक्रेन में फंस गई थी, जिसे बाहर निकालने में भारतीय अधिकारियों ने मदद की। अस्मा को सुरक्षित पश्चिमी यूक्रेन की तरफ रवाना किया गया। लगातार भारत की तरफ से कोशिश की जा रही थी कि जल्द से जल्द भारतीय छात्रों को निकाला जाए, और इस बीच भारत ने पाकिस्तानी छात्रा अस्मा शफीक का भी रेस्क्यू किया है। हाल के दिनों में आपने देखा होगा, कई पाकिस्तानी छात्रों के वीडियोस भी सामने आए थे, जिसमें वो अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे थे कि उनकी कोई मदद नहीं की जा रही, उनको निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल पा रहा है। लेकिन भारत ने मानवीयता दिखाते हुए अस्मा शफीक को, जो कि यूक्रेन में फंसी हुई थी, अपने छात्रों के रेस्क्यू के साथ अस्मा शफीक का भी रेस्क्यू किया
और अब अस्मा को सुरक्षित पश्चिमी यूक्रेन की तरफ रवाना कर दिया गया है। और आइए अब यूक्रेन की जंग से आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं उत्तर प्रदेश के सियासी रण की। वाराणसी और बरेली में मतगणना से पहले नया विवाद पैदा हुआ है, जिसकी शिकायत समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग से की है। आरोप बीजेपी पर लगाए जा रहे हैं। क्या आरोप है? सियासी जंग किस प्रकार से उत्तर प्रदेश में चल रही है, आइए दिखाते हैं आपको। नतीजों से पहले ईवीएम पर बवाल। यूपी के बरेली और वाराणसी में मतगणना से पहले संग्राम छिड़ा है। वाराणसी में ईवीएम बदलने का आरोप बीजेपी पर लगाया जा रहा है, तो बरेली में बैलेट पेपर कचरे के ढेर में मिलने की साजिश का आरोप भी बीजेपी पर है। वाराणसी में ईवीएम से लदी 2 गाड़ियों को एसपी के कार्यकर्ताओं ने रोका। अखिलेश यादव ने इस गड़बड़ी के लिए बीजेपी को जिम्मेदार ठहराया, जिस पर बीजेपी ने भी पलटवार किया। जब तक काउंटिंग न हो जाए तब तक कम से कम ये नजर रखें और लगातार निगरानी रखें कि कैसे वोट बचाया जा सकता है, कैसे जहां पर मशीनें रखी हैं कोई किसी का आना जाना ना हो। ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरे का समय है। जो अलग अलग चैनलों एजेंसियों के माध्यम से एग्जिट पोल आए, जिसमें भाजपा एक बार फिर से बड़े बहुमत के साथ सत्ता में वापसी कर रही है, उसके बाद उनके गुंडे, उनके अपराधी, उनके तथाकथित गठबंधन कहूँ हठबंधन करने वाले जो उनके साथी सहयोगी हैं, वो सब बौखलाए हुए। वाराणसी में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हंगामे के बाद एसपी गठबंधन के नेताओं ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करवाई। एसपी नेता वाराणसी के डीएम को हटाने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ अधिकारी ये तो मानते हैं कि ईवीएम मूवमेंट में गलती हुई, लेकिन ईवीएम के बदले जाने के आरोप को खारिज करते हैं। मैं बता रहा हूँ क्योंकि कल ट्रेनिंग थी उसकी, कल ट्रेनिंग थी और इस कारण उसको ईवीएम निकाल के यूपी कॉलेज ट्रेनिंग के लिए निकाला। मेरा सिंपल प्रश्न है कि भाई जो आपकी ईवीएम की लिस्ट है जो पोलिंग पर्सन में यूज हुई, उसका मिलान उस ईवीएम से कर ले। वो गाड़ी बाहर उन्हीं के उसमें वहाँ पे है, वो मिलान कर ले। अगर वो ईवीएम मैच करता है वो जरा निकालिए। जो अगर वो ईवीएम का नंबर मैच करता है तो फिर हम लोग दोषी हैं। जो ये 20 मशीनें हैं ये अभी अलग ही हैं उस गाड़ी पे, उनके सारे नंबर उनके साथ मैच करवा के दिखा दिए जा रहे हैं कि ये मशीन उन लिस्ट में नहीं है जो पोल पे गई थी। ये प्रशिक्षण की मशीनें अलग होती हैं, प्रशिक्षण के नंबर हैं जिनके प्रशिक्षण पहले काउंटिंग के पोलिंग के दौरान हुए थे, वही काउंटिंग के दौरान हो रहे हैं। कल के जो काउंटिंग है उसके बारे में अब हमने ये भी निर्णय ले लिया है कि कल की जो काउंटिंग है बिना ईवीएम के ही कर्मचारियों की करा दी जाएगी। इस बवाल के बाद बीएसपी दोबारा चुनाव करवाने की मांग कर रही है और ये शायद 8 विधानसभा हार रहे थे, इसलिए इन्होंने इस तरीके से बहुत बड़ा साजिश के तहत एडीएम बदलने बॉक्स बदलने का काम किए हैं। और हमारी मांग यही है कि 8 पर पुनर्मतदान किया जाए और जितने भी अधिकारी हैं इनको चुनाव आयोग बदल दे, क्योंकि ये सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट हैं, अधिकारी नहीं एजेंट हैं। वाराणसी के बाद हंगामे की दूसरी खबर बरेली से सामने आई। बरेली में मतगणना स्थल के बाहर कूड़े की गाड़ी में बैलेट पेपर से भरे 3 संदूक मिले। इसके बाद एसपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया। मौके पर प्रशासन और कई थानों की पुलिस भी पहुंची। आरोप है इस गड़बड़ी के पीछे बीजेपी की साजिश है। आनन फानन में प्रशासन ने भी इसे आरओ की गलती मानते हुए सफाई पेश की। मैंने परसों एडीएम साहब से कहा था कि जो गाड़ी अंदर बाहर हो रही हैं या तो उनके लिए एक रजिस्टर रखा जाए, उनकी एंट्री हो कौन सी गाड़ी है, काय के लिए आई है। तब इन लोगों ने चेक किया तो उसमें 3 बॉक्स थे और फिर अंदर ले जाकर हम लोगों को वो बॉक्स खोल के दिखाए हैं। उसमें बैलेट पेपर हैं लेकिन अनयूज्ड हैं। देखिए ऐसा था, वो गलती कर दी आरओ ने, थोड़ी मिस्टेक कि भ्रमवश जो है वो कुछ इलेक्शन से संबंधित स्टेशनरी और खाली बॉक्स ला रही थी। अब वो कूड़े की गाड़ी में थी, इसलिए लोगों ने आपत्ति की। आपने देखा है, लोग आए, सब संतुष्ट हो गए, देख लिए, सभी ने स्ट्रांग रूम देख लिया, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। एग्जिट पोल के आंकड़ों से बीजेपी की बाँछें खिली हुई हैं। समाजवादी पार्टी के खेमे में खलबली मची हुई है। एसपी शुरू से ही ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर बीजेपी पर आरोप लगा रही है। इसी वजह से पार्टी कार्यकर्ताओं की स्ट्रांग रूम के बाहर तैनाती की गई। वाराणसी और बरेली में पैदा हुए इन हंगामों ने मतगणना से पहले यूपी की सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। तो बात अगर चुनावों की करें तो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो गए हैं और अब नतीजों का इंतजार है। लेकिन चुनाव खत्म होते ही जनता को महंगाई प्रचंड होने का डर भी सताने लगा है। ये रिपोर्ट देखिए। कहते हैं तेल देखो, तेल की धार देखो।
कुछ इसी तर्ज पर जनता ने तेल की धार देखना और समझना शुरू कर दिया है। इसीलिए उत्तर प्रदेश में आखिरी चरण की वोटिंग खत्म होते ही पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगनी शुरू हो गई। हर कोई एक दूसरे से ये पूछ रहा था कि टंकी फुल करवाई क्या। सवाल है कि ऐसा क्या होने वाला है कि जिसे देखो वो टंकी फुल कराने में लगा है। इलेक्शन खत्म हुआ है, कंफर्म है कि रेट बढ़ने वाली है, फुल टंकी करवाना है। मेरे को भी लग रहा है कि कम से कम 15-20 रुपए का इजाफा होना चाहिए। बहुत कस्टमर लोग बोल रहे हैं कि सर दाम बढ़ने वाला है, पूरा तेजी से बढ़ रहा, माने सब अपना अपना गाड़ी सब फुल करा रहे हैं। रूस और यूक्रेन के बीच में चल रहे युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में भारी इजाफा देखने मिला है। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $130 प्रति बैरल तक पहुंच गई है, जो कि बीते 14 साल के अपने सबसे उच्चतम स्तर पर है। ऐसे में लोगों को ये डर सता रहा है कि आने वाले दिनों में सरकार पेट्रोल और डीजल के दामों में बढ़ोतरी कर सकती है। यानी जनता भी समझ चुकी है कि चुनाव का खेल खत्म होते ही महंगाई का खेल शुरू होने वाला है। पेट्रोल डीजल के दाम किसी भी वक्त बढ़ सकते हैं। कितने बढ़ेंगे और तेल की महंगाई का मीटर कहां तक जाएगा, इसके बारे में आपको बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि सीएनजी के दाम पहले ही बढ़ चुके हैं। राजधानी दिल्ली में सीएनजी 50 पैसे प्रति किलो महंगी हो गई है। इस तरह से दिल्ली में सीएनजी की नई कीमत है ₹57.51। वहीं दिल्ली से सटे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में, गाजियाबाद में सीएनजी ₹1 प्रति किलो महंगी हो गई है। ये हमारे ऑटो वाले भाई हैं, सब यहाँ पे खड़े होते हैं। जितना सीएनजी का प्राइस जैसे बढ़ रहा है ना, ये सारे के सारे परेशान है। एक कस्टमर लेके जाते हैं, खाली आते हैं। पहले 120 में पूरा सिलेंडर फुल होता था, आज की डेट में 250, 270 रुपए का सिलेंडर होता है। सीएनजी की मार इतनी पड़ रही है ना कि सब परेशान है। 150 रुपए क्या नाम गैस सिलेंडर फुल हो जाता था, अब कम से कम 220 रुपए में होता है। और सवारियां उतनी मिल पा रही हैं? सवारियां मिल नहीं पा रही, पैसे देते कहाँ हैं। पेट्रोल, डीजल और सीएनजी मोरलेस सभी पैरेलल हो चुके हैं, और ये डेली जो रेट बढ़ रहा है ना, इससे जो आम लोग हैं, जैसे हम लोग हैं डेली वाले, तो उनको काफी दिक्कत होती है। सीएनजी के बाद अगला नंबर पेट्रोल और डीजल का है। इसकी दो वजहें हैं। एक तो चुनाव के कारण दाम न बढ़ाने का जो दबाव था वो अब खत्म हो चुका है, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चा तेल सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। दिसंबर 2021 में भारत जो कच्चा तेल $73 प्रति बैरल के हिसाब से खरीद रहा था, वो जनवरी 2022 में $84 हुआ, फरवरी में $94 और अब $126 तक पहुँच चुका है। सरकार की तरफ से भी ये संकेत मिल गया है कि अब पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ना तय है। भाई साहब, एक चीज और भी तो देख लीजिए, जरा दुनिया का नक्शा देख लीजिए। यूक्रेन में और रशिया के बीच में क्या हो रहा है। अब ये बिकॉज ऑफ टेंशन एंड मिलिट्री एक्शन इन यूक्रेन ये बढ़ गया है, तो इसका निर्णय तो ऑयल कंपनीज लेंगी, पर इसमें ये कहना क्योंकि चुनाव के कारण हमने रोका हुआ था, ये बात मैं समझता हूँ कि थोड़ी समझदारी से अनकनेक्टेड है। थोड़ा हो सकता है ये ऑयल कंपनीज को निर्णय लेना होगा, उनको भी तो सरवाइव करना है, उनके अंडर रिकवरीज होगी, पर वो उसमें वो डिटरमिन वो खुद करते हैं। जानकारों के मुताबिक कच्चे तेल की मौजूदा कीमतों को देखते हुए पेट्रोल डीजल के दाम करीब 15 से 20 रुपए तक बढ़ सकते हैं। यानी अगले कुछ दिनों में हर दिन महंगाई का करंट झेलने के लिए तैयार हो जाइए। और बात यूपी की सियासी जंग की। लगभग सभी एग्जिट पोल में बीजेपी यूपी में सत्ता दोहराती हुई नजर आ रही है। आखिर वो कौन से फैक्टर रहे जिनकी बदौलत यूपी में बीजेपी जीत को दोहराने वाली है, और क्या कहते हैं सभी पोल के आंकड़े, आपको दिखाते हैं यूपी का पोल ऑफ पोल्स। योगी जी की सरकार 10 मार्च को फिर से बनेगी। कोई संदेह नहीं कि फिर एक बार 325 पार के भारतीय जनता पार्टी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगी। 300 से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार चलने वाली है। होली के त्योहार का उपहार मिलने जा रहा है इस बार। पूरा का पूरा टुकड़ा साफ होने जा रहा है। मुझे लगता है कि सर्वे से अलग ही नतीजे 403 में 400 सीटों पर हम आगे होंगे पहले राउंड की गिनती में। We'll wait and see the results. See, we made our full effort. We fought as hard as we could.
यूपी में किसका दावा जीतेगा और किसका दाम जीत की सौगात लेकर आएगा, इसका फैसला जनता कर चुकी है। असल तस्वीर 10 मार्च को साफ होगी, लेकिन एबीपी न्यूज सी वोटर के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और उसके सहयोगी दलों को 228 से 244 सीटें मिल सकती हैं। एसपी गठबंधन पिछले नतीजों के मुकाबले 3 गुना ज्यादा सीटों के साथ 132 से 148 सीटों के आसपास नजर आ रहा है। तीसरे नंबर पर बीएसपी है, जो लगभग 2017 के नतीजों के आसपास 13 से 21 सीटों तक जा सकती है। और यही हाल कांग्रेस का है, जिसे 4 से 8 सीट मिलने का अनुमान है। अब राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। ये जो कल एग्जिट पोल आए हैं, मैं एग्जिट पोल पर बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जो एग्जिट पोल आए हैं वो कहीं ना कहीं परसेप्शन ये क्रिएट करना चाहते हैं कि हाँ भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, जिससे वो चोरी भी करें अगर, वो भी ना पता लगे कि हाँ चोरी हुई है। भारतीय जनता पार्टी के सुशासन, लोगों की समावेशी समृद्धि और नीति और नेतृत्व के प्रति लोगों का विश्वास बहुत साफ दिखाई पड़ा है। 10 मार्च को आपको 10 बजते पहली बार पहले राउंड की गिनती होगी। अब देख लीजिएगा, पहले राउंड की गिनती में तो 403 में 400 सीटों पर हम आगे होंगे पहले राउंड की गिनती में। माना यह जा रहा है कि यूपी के 2022 के जनादेश में ही 2024 का संदेश भी छुपा है और बीजेपी ने लगातार दूसरी बार यूपी फतह कर लिया तो इसका असर राष्ट्रव्यापी होगा। योगी का राष्ट्रीय स्तर पर कद बढ़ेगा। योगी के रूप में बीजेपी को ताकतवर चेहरा मिलेगा। बंगाल चुनाव में हार के बाद बीजेपी का जो ग्राफ गिरा था वो भी सुधरेगा। 2024 में महागठबंधन के भरोसे बीजेपी को घेरने की जो तैयारी चल रही है उसे भी झटका पहुंचेगा। जुलाई में राष्ट्रपति चुनाव संभावित है, उसमें भी बीजेपी का दबदबा रहेगा। मतलब एक जीत से बीजेपी कई शिकार कर लेगी और 2024 के लिए कार्यकर्ताओं का जोश और हाई हो जाएगा। हालांकि एग्जिट पोल में यूपी में बीजेपी के लिए योगी भले ही उपयोगी साबित हो रहे हों, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक उत्तराखंड में धामी सरकार धड़ाम से गिरती दिख रही है, क्योंकि नतीजे त्रिशंकु तस्वीर की ओर इशारा कर रहे हैं। तो वहीं एग्जिट पोल के बाद बीजेपी की बाँछें खिली हुई हैं, तो समाजवादी पार्टी की बेचैनी बढ़ गई है। इस पर कार्टूनिस्ट इरफान ने कैसे ली है चुटकी, आइए दिखाते हैं आपको। अगर बचपन में साइकिल चलाते वक्त पीछे से कोई कह देता था, अरे तेरी साइकिल पंचर हो गई है, तो एकदम पसीना छूट जाते थे और उतर कर देखते थे कि भाई आखिर हुआ क्या है। कभी कभी तो वो इसलिए कहता था कि एक साइकिल में हवा कम होती थी और कभी कभी वाकई पंचर होती थी और कभी कभी सरासर मजाक भी होता था। अब कल ही ये पता चलेगा कि सपा की साइकिल की हवा कम हो गई है या वो वाकई पंचर हो गई है या उसके साथ भी, ये तो कल ही पता चलेगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।